देखिए, जब बजट की बात होती है, जब बजट की बात होती है तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि बजट का मतलब क्या होता है। आप देखिए, और बजट कब बनाना पड़ता है? जब कोई भी गतिविधि बहुत बड़े स्तर पर होती है तो निश्चित रूप से उसके लिए बजट बनाना पड़ता है। मान लीजिए आप काम ही बहुत कम करें तो बजट बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए दिन भर में आपको दो काम करना है, कि एक सुबह आप दूध लाते हैं, शाम को आप चाय पीने जाते हैं, तो इसके लिए कोई बजट बनाने की जानती जरूरत नहीं होती। जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो उसके लिए जानते लेखे जोखे की जरूरत होती है। हाँ, पिछली बार का भी कोई महत्वपूर्ण स्कीम है तो उससे सवाल आ सकता है। यद्यप बजट का मतलब करंट बजट को ही ध्यान देना होता है, लेकिन कोई स्कीम, कोई योजना अगर पिछले बजट से संबंधित रही है तो कई बार वह भी पूछ लिया जाता है, अर्थात वह भी एग्जाम में आ जाता है, तो उसको आप ध्यान देते रहेंगे। देखिए, बजट ध्यान से सुनेंगे। बजट बूझटे शब्द से बना हुआ है। बजट जो है बूजेटी शब्द से बना हुआ है। बूजेटी, जिसका अर्थ होता है पर्स या थैला। इसका क्या अर्थ होता है? पर्स या थैला। और पर्स का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। पर्स का मतलब होता है लेखा जोखा, हिसाब किताब। लेखा जोखा, या आप ऐसे कह सकते हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब, लेखा जोखा या हिसाब किताब। ध्यान से समझेंगे आप सारी बातों को। तो लेखा जोखा या हिसाब किताब। ये एक सेकंड जरा रुकेंगे। तो बजट का मतलब होता है हिसाब किताब। तो बजट का मतलब है हिसाब किताब, क्योंकि ये बूझटे शब्द से बना हुआ है। बूझटे शब्द जो है, संतोष कुमार, अभी मैंने बताया कि पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को मैं समझा दूंगा। यद्यप पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट मेंस का पार्ट है, पीटी में उससे सवाल नहीं आता है, गरीबी और बेरोजगारी, लेकिन आज ही मैं उसको करा दूंगा, चिंता मत करिए। इसीलिए मैंने पहले भी बता दिया। बार बार कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपना समय ना खराब करें। देखिए, ये फ्रांसीसी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिसाब किताब। तो बजट का मतलब होता है हिसाब किताब। और हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है? व्यय और आय की गणना से। हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है? व्यय और आय की गणना से। तो देखिए, बजट में दो चीजें होती हैं। व्यय और आय, एक्सपेंडिचर और इनकम। इनकम को रिसीट कहा जाता है, इनकम को प्राप्तियां भी कहा जाता है। प्राप्तियां, रिसीट।
तो चाहे आप आय कहिए या प्राप्तियां कहिए, बजट में इन्हीं दो चीजों का लेखा जोखा होता है। तो अब देखिए, बजट में व्यय और आय का लेखा जोखा होता है। बजट में व्यय और आय का लेखा जोखा होता है। बजट में व्यय और आय का लेखा जोखा होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब बजट जो है व्यय और आय के लेखे जोखे की स्थिति को दर्शाता है कि कितना जो है व्यय हुआ है और कितनी आय हुई है, इसी को दर्शाता है। और एक चीज आप सभी लोग जान रहे होंगे कि बजट का सीधे अगर मतलब देखा जाए तो व्यय है, व्यय के लिए आय का प्रबंधन, यही बजट होता है। कभी भी आप अपना बजट भी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपको पटना में रह करके तैयारी करना है, या दिल्ली के मुखर्जी नगर में या करोल बाग में रह करके तैयारी करना है, तो आपको पता होता है कि व्यय के लिए मान लीजिए दिल्ली में 15,000 रुपये महीने लगेगा। तो फिर आय का प्रबंधन कैसे करेंगे? आय कहाँ कहाँ से लाएंगे? घर से 5,000 रुपये मिल जाएगा, यहां से ऐसे मिल जाएगा, यहां से ऐसे मिल जाएगा। तो आप जो है उसको देखते हैं कि उसका प्रबंधन कैसे होगा। तो बजट में हमेशा व्यय के लिए आय का प्रबंधन किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, व्यय तो निश्चित होता है, व्यय को आप बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ आय का प्रबंधन कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये व्यय है और इसके लिए आय का प्रबंधन किया जाता, व्यय तो निश्चित होता है, व्यय को कम नहीं किया जा सकता, सिर्फ आय का प्रबंधन। तो मुख्य रूप से बजट में क्या होता है? व्यय के लिए आय का प्रबंधन होता है। बजट में मुख्य रूप से व्यय के लिए आय का प्रबंधन होता है। बजट में व्यय के लिए आय का प्रबंधन होता है। हाँ, बजट को वही खर्चा भी कह सकते हैं, व्यय या खर्च, या इसी को एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। इसीलिए व्यय एकदम निश्चित होता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, व्यय सत्य है, आय असत्य है। महात्मा बुद्ध के द्वारा भी कहा गया था कि व्यय सत्य है, आय असत्य है। व्यय सत्य है और जीवन और अस्तित्व का कारक है। बिना व्यय किए जीवन संभव नहीं है। सुबह आप उठते हैं, नहाते धोते हैं, फिर इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में आप लंच करते हैं, रात में आप डिनर करते हैं, रात में आप सोते हैं, कपड़े पहनते हैं। ये सारी चीजों में एक व्यय की जरूरत होती है। अगर आप व्यय को समाप्त कर देंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। व्यक्ति जिस दिन मां के गर्भ में आता है और जब उसका जन्म होता है और पूरी जिंदगी जब तक वह जीवित रहता है, व्यय निश्चित है। हर चीज के लिए व्यय करना पड़ता, लेकिन हमेशा आय व्यक्ति के पास नहीं होती है। आय तो तब होती है जब आप रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करते हैं, अर्थात जब आपको कामधाम मिलता है या कोई व्यवसाय या कोई गतिविधि में आप शामिल हो पाते हैं। लेकिन व्यय पूरी जिंदगी भर होता रहता है। इसीलिए व्यय को बुद्ध जी ने क्या कहा? सत्य का। देखिए, इसीलिए महात्मा बुद्ध का वाक्य है, महात्मा बुद्ध उन्होंने विचार किया और उन्होंने कहा कि व्यय सत्य है, जीवन और अस्तित्व का कारक है। जीवन एवं अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, जीवन एवं अस्तित्व का कारक है। इन्होंने कहा कि व्यय सत्य है, जीवन और अस्तित्व का कारक है।
बिना व्यय के कुछ भी संभव नहीं है। इसके बाद बुद्ध के बाद एक विचारक आए, उनका नाम चाणक्य था, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी कहे जाते हैं, और इन्होंने ही मगध साम्राज्य का विकास किया। इन्होंने कहा व्यय सत्य है लेकिन मित व्ययता पूर्ण व्यय करो। व्यय सत्य है लेकिन इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर करो, लेकिन इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर अर्थात हर पैसे का बेहतर उपयोग, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर। मित व्ययतापूर्ण, इकोनॉमिक का मतलब होता मित व्ययता, मित व्ययता का मतलब कंजूसी नहीं, मित व्ययिता, व्ययिता पूर्ण व्यय करें। और इसके बाद एक विचारक आया चारवाक, मौरोत्तर काल में। देखिए अगर ये देखेंगे बुद्ध महाजनपद काल में, महाजनपद काल, ये मौर्य काल और ये मौरोत्तर काल। इन्होंने कहा व्यय सत्य है इसलिए व्यय के लिए कुछ भी कीजिए, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। व्यय सत्य है, व्यय सत्य है इसलिए व्यय के लिए कुछ भी कीजिए। चारवाक ने कहा सीधा सीधा, जब व्यय सत्य है तो व्यय के लिए कुछ भी कीजिए। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर के भी घी पीना पड़े तो पीजिए, क्योंकि व्यय तो सत्य है, बिना व्यय के कुछ संभव नहीं है। ऐसे तमाम विचारकों ने ये सारे विचार दिए। और आधुनिक समय में एक बहुत महान अर्थशास्त्री जिनके नाते पूरे इकोनॉमिक्स में रेवोल्यूशन आ गया, जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने भी कहा कि व्यय को बढ़ा करके ही विकास संभव, आय को बढ़ा करके विकास संभव नहीं है, बल्कि व्यय को बढ़ा करके, व्यय को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप विकास कर पाएंगे, क्योंकि सबके पास आय नहीं होती, लेकिन व्यय हर कोई कर सकता है आय के साधनों को ढूंढ करके। अब आय के साधनों को ढूंढना होगा। अगर आधुनिक समय में देखेंगे तो जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने कहा कि व्यय को आय से अधिक रखिए हमेशा बजट बनाते समय, तभी आय के साधनों का ठीक से विकास होगा। अगर मान लीजिए आप 20 रुपए व्यय है और आपके पास इनकम 10 रुपए, अगर आप 20 रुपए व्यय करेंगे तभी तो बाकी इनकम के लिए उपाय उत्पन्न कर पाएंगे कि इनकम कहां से लाया जाए। अगर आप संतुष्ट रहेंगे तो आप आय के साधनों को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसीलिए पश्चिमी देशों में अति उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद की संस्कृति लाई गई, ज्यादा खर्च करने की, ज्यादा उपयोग करने की, और ज्यादा उपयोग करने से व्यय ज्यादा होता, फिर वो ज्यादा कमाना भी चाहते हैं, और इस तरीके से उनकी इकोनॉमी जानते हैं आगे बढ़ गई। तो इसलिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी ये बात कही, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कीनेसियन इकोनॉमी। सोचिए ये भारत में पहले ही चारवाक बोल चुके हैं, बुद्ध बोल चुके हैं, इसीलिए इसे कीन्स अर्थव्यवस्था कहा जाता है, व्यय को आय से अधिक रखना। और यही परंपरा जानते सभी लोकतांत्रिक देशों में अपनाई जाती है। जब आपके पास जरा भी आय नहीं है तब भी व्यय करना होता है। इसीलिए भारत में बड़े बड़े जानते हैं स्तर पे, खुद स्वयं बुद्ध जी भिक्षा मांग करके भोजन करते। व्यय तो करना पड़ेगा, चाहे भिक्षा मांगना ही पड़े। भोजन कहां से लाएंगे आप, कपड़े कहां से लाएंगे, आवास की सुविधा कहां से लाएंगे, तो आपको भीख तक मांगना पड़ सकता है। इसीलिए भारत में जो बड़े स्तर के चिंतक रहे हैं वो भिक्षा मांगते रहे। क्यों? क्योंकि व्यय के लिए उन्होंने बताया कि समाज से ही लेना पड़ेगा। तो इस नाते बजट में व्यय की प्राथमिकता होती है। अब मुझे इतना सिर्फ बताना था कि व्यय को आप हल्के में ना लें। बहुत सारे लोग व्यय को कम करने की बात करते, व्यय कम नहीं किया जाता, नहीं तो लोगों की जरूरतें ही पूरी नहीं होंगी। आय को खाली बढ़ाया घटाया जा सकता है। भारत में नागरिकों की जरूरतें
सब तक आवास नहीं है, सब तक शिक्षा नहीं है, सब तक स्वास्थ्य नहीं है, सब तक पानी नहीं है, सब तक बिजली नहीं है, सब तक भोजन की सुविधा नहीं है, सबके लिए व्यय तो करना पड़ेगा। इसलिए व्यय को नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे टोटल बजट जो बिहार का अब की बार प्रस्तुत हुआ है, 2,37,691 करोड़, ये बजट बिहार सरकार ने प्रस्तुत किया है। इसमें जो राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय एक बार लिख देते हैं फिर समझाना शुरू करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, पहले इसको समझा देंगे तभी समझ आएगा। तो ये है 1,91,956 करोड़। और पूंजी व्यय, ये फिगर मैं लिख रहा हूं पहले, पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर 45,734 करोड़। 45,734 करोड़। अब देखिए, अगर पिछले साल के बजट की तुलना में आप देखें, बिहार बजट बिहार का बजट तो 2021-22 और अब की बार 2022-23, ये 2,18,302 करोड़ का बजट था। लेकिन अब की बार लगभग 19,000 करोड़ रुपए बढ़ा है और ये 2,37,691 करोड़ है। और अगर आप देखेंगे तो ये इससे ये इतना करोड़ ज्यादा है, इतना करोड़ ज्यादा है। और ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसके माध्यम से 9.8% ग्रोथ का अनुमान है। इसमें आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक समृद्धि दर ये याद रहना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जीडीपी में जो ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए अनुमान कितना है, 9.8% का अनुमान। अब सोचिए, ये ग्रोथ रेट जो भारत की ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा है। तो 9.8% अर्थात ग्रोथ रेट इससे कितना होगी, इतने खर्च से, इतने बजट से 9.8% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। दो चीजों को समझना रहता है कि एक तो जो खर्च होगा उससे क्या समृद्धि आएगी, दूसरा जो खर्च हुआ है उसमें कितना जो है सरकार के ऊपर भार पड़ा है, कितना कर्ज लेना पड़ा है। तो पहले एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, पिछली बार के बजट से ये इतना ज्यादा है, पिछली बार के बजट से इतना ज्यादा है।
अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखेंगे भारत सरकार की तुलना में, भारत सरकार से आप तुलना करते हुए चले, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक समृद्धि दर, तो भारत सरकार मतलब भारत का और बिहार, भारत और बिहार लिखते हैं, तो ये फॉर 2022-23 तो ये भारत सरकार का है 8.5% रह सकती है, और यहां पर 9.8% 9.8% रह सकती है। ये अनुमान है 2022-23 के लिए बिहार में इतनी ग्रोथ रेट हो सकती है, और ये भारत सरकार का अनुमान है। भारत सरकार का ग्रोथ रेट आपने देखा होगा, देखिए हमने कई बार लिखा है इसको, भारत की आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो ये मैंने आपको लिखा था नोटबंदी के समय से, जैसे 2016-17 में आप देखेंगे 8.2% था, और 2017-18 में ये था 6.8%, और 2018-19 में ये था 6.5%, और 2019-20 में था ये 4%, और कोरोना के कारण 2020-21 में ये हो गया था -7.3%, जो अब इसमें भी बदलाव होगा, लेकिन ये -6.6 होगा। अच्छा, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे में यही डाटा रखा गया है। 2021-22 में ये 9.27%, और इसके बाद 2022-23 में ये 8 to 8.5%, इतने का अनुमान है। ऋण लेना अच्छी बात है, बशर्ते उससे आप बदलाव कर पाए। जैसे कर्ज लेकर के आप आईएएस बन गए तो कोई बुरी बात नहीं, सब लौट जाएगा। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, बशर्ते लिए गए कर्ज का बेहतर उपयोग करें। कर्ज लेकर के आप कोई विकास का काम करते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि उससे उत्पादन बहुत होगा, तो कर्ज को तो आप लौटा देंगे। उसका कहीं, मान लीजिए हमने कहीं से 1 लाख रुपए लिया, लेकिन हम इस 1 लाख से 2 लाख कमा लिए, तो 1 लाख लौटा दिया, 1 लाख अपने पास आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। कर्ज लेने को इकोनॉमी में बहुत अच्छा माना जाता है, बशर्ते लिए गए कर्ज का बेहतर उपयोग करें। मान लीजिए मुखर्जी नगर दिल्ली में रहने की लागत अगर 10,000 है और आपके घर की इनकम 5,000 है, तो आप कर्ज नहीं लेंगे तो मुखर्जी नगर में रह के तैयारी कैसे करेंगे, और नहीं तैयारी करेंगे तो बदलाव कैसे होगा। कर्ज लेने को बहुत बेहतर माना जाता है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, बशर्ते कर्ज का बेहतर प्रबंधन हो। इसीलिए तो आखिर महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा व्यय सत्य है, चारवाक ने क्यों कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जरूर चारवाक तो एक ऋषि था ना, चारवाक तो एक बहुत बड़े ऋषि थे, चाणक्य एक बहुत बड़े विचारक थे, बुद्ध भी बहुत बड़े विचारक, और आधुनिक अर्थशास्त्रियों में आप देखेंगे, चाहे वो साइमन कुजनेत्स हो, चाहे जॉन मेनार्ड कीन्स हो, सब लोग व्यय के लिए कर्ज के महत्व को बताते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का। लेकिन आप अगर 2022-23 के लिए देखें
तो बिहार सरकार का ये है, ये भारत सरकार से अधिक है, ये भारत सरकार की समृद्धि दर से अधिक है। भारत सरकार की आर्थिक समृद्धि दर से अधिक है। अब सबसे पहले तो एक दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको समझ लिया जाए, जैसे फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे को पहले आप समझ लिया जाए, ये टर्म बहुत यूज किया जाता है और वित्त आयोग ने भी कहा है कि राजकोषीय घाटे का प्रबंधन होना चाहिए। फिजिकल डिफिसिट, इस टर्म का बहुत ज्यादा उपयोग होता है और इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। अब देखिए, राजकोषीय घाटा लिए गए कर्ज के बराबर होता है, ये जितना ऋण लिया जाता है उसी के बराबर होता है। ऋण या कर्ज के बराबर होता है किसी भी देश का। सारी चीज चर्चा करेंगे, कुछ पूछना नहीं रहेगा। पहले अभी हमारे तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए, राजकोषीय घाटा, अब राजकोषीय घाटा हमेशा जो है इसको फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है, ऑलवेज इक्विवेलेंट टू डेट होता है, ये ऋण के बराबर होता है। अब जरा ध्यान से सुने, बजट को पढ़ने से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। अब देखिए बजट, ये राजकोषीय घाटा समस्त देनदारियों के बराबर होता है, बाजार उधारी के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा समस्त देनदारियों की बराबर होता है, की बराबर होता है। राजकोषीय घाटा समस्त देनदारियों के बराबर होता है, या बाजार उधारी के बराबर होता है, या बाजार उधारी के बराबर होता है। हमेशा बजट और इकोनॉमिक सर्वे करंट का पढ़ा जाता है, जो वर्तमान में आ चुका है, जो आ चुका अब उसी के अनुसार सवाल बनते हैं। और पिछले बजट में कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई योजना रही, कोई स्कीम रही तो पूछा जाता है, जैसे 7 निश्चय कार्यक्रम है तो वो पूछा जा सकता है, जैसे मनरेगा कब शुरू हुआ या कोई महत्वपूर्ण जीएसटी कब शुरू हुआ, तो इस नाते फिर उसका महत्व होता है। बाकी करंट का बजट ही पढ़ा जाता है। अब देखिए, कर्ज लेना क्यों पड़ता है। अगर आप बजट देखें तो बजट दो चीजों को दर्शाता है। पहला व्यय, क्योंकि व्यय ही प्राथमिकता होती, आय उतनी प्राथमिकता नहीं है। देखिए, अगर आप जीवन में देखेंगे तो आय उतना महत्व नहीं रखती, व्यय जितना महत्व रखता है। चाहे आप के पास आय हो या ना हो, व्यय तो करना ही पड़ता है। भोजन तो करना ही पड़ता है, कपड़े तो पहनना ही पड़ता है। तो इस नाते व्यय को हमेशा वरीयता दी जाती है, क्योंकि व्यय ही ज्यादा आवश्यक है, आय उतनी आवश्यक नहीं है। हाँ, आय नहीं है तो फिर उपाय करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को इसलिए भीख मांग करके जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि व्यय तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए व्यय को हमेशा प्राथमिकता में रखा जाता है। मान लीजिए कि भोजन 30 रुपए में मिल रहा है कोई भोजन, तो 30 रुपया थोड़ी आप कम कर सकते, चाहे आय हो या ना हो। आय आप जुटाना पड़ेगा, चाहे भीख मांग करके जुटाइए तो वो मिलेगा। तो व्यय एकदम पक्का फिक्स होता है, इसीलिए इकोनॉमी में व्यय को ही विशेष महत्व दिया जाता है। अब देखिए, व्यय के लिए अगर आय नहीं हो पाता है तो क्या करना पड़ेगा, तो ऋण लेना पड़ेगा।
अगर व्यय की पूर्ति आय से नहीं हो पाती, मान लीजिए कि 10,000 रुपए का व्यय है, मान लीजिए 10,000 रुपए का व्यय है और आपके पास आय 5,000 रुपए है, आपके पास 5,000 रुपए की आय है और आपने कोई सरकारी कंपनी वगैरह बेच दिया तो 1,000 उससे कमा लिया, या उसका शेयर बेच दिया, क्योंकि आय के लिए सरकार बहुत सारे इंतजाम करती है। आय टैक्स से होता है, आय किससे किससे होता है अभी लिख देंगे, चार्ट बना देंगे। आय कर से होती है, गैर कर से होती है, इसके अलावा विनिवेश से होती है, और फिर नहीं होगा तो फिर ऋण लेना पड़ेगा। और तो आय का साधन क्या है? आय का साधन एक होता है कर, टैक्स से, दूसरा है नॉन टैक्स, गैर कर, नॉन टैक्स इनकम। इसमें जो कंपनी वगैरह है, उद्योग है, उससे आय, जैसे पीएसयू है, पीएसयू से आय आती है, या जो चालान वगैरह, शुल्क है, दंड है कि नहीं, जो शुल्क या दंड है उससे आय होती है। राज्य सरकार के पास तो आय का ये सीमित स्रोत है। इसके अलावा कोई जानते हैं विनिवेश का पैसा कोई कंपनी को बेचा जा सकता है और उससे एडजस्ट किया जा सकता है। यद्यपि लोग बेचने का विरोध करते हैं, लेकिन बेच करके बहुत सारे लोग आईएएस बन गए। बहुत लोगों के घर में 2 ही बीघे खेत था, अब उन्होंने सारी खेत बेच दिया, दिल्ली में आके आईएएस की तैयारी किया, बहुत मेहनत से पढ़ा, फिर आईएएस बन गए, फिर बहुत सैकड़ों बीघा खेत उन्होंने खरीद लिया। तो बेचना हमेशा बुरा नहीं होता, ये नहीं कि कंपनी बेची जा रही तो बुरा है। लेकिन लोग सोचते हैं कि भारत सरकार कंपनी को बेच रही है, ये नजरिया ठीक नहीं। बेच किसके लिए रही है? बेच बेच रही जरूरत के लिए। बेच ऐसे तो रही नहीं है जैसे कोई घर बेचता है, पेड़ बेच देता है, पेड़ पौधे, ज्वेलरी बेच देता है, गहने बेच देता है। तो क्यों बेच देता है? वो कोई जरूरत होगी, कोई मजबूरी होगी, है कि नहीं? तो देखिए, ये सरकार के पास आय, अगर अब इससे नहीं पूरा हो पाएगा तो क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए 10,000 रुपए ही आपका व्यय था, अब 10,000 जुटाने के लिए इतना साधन अपनाया और फिर भी पूरा नहीं हो पाया, तो ऐसी दशा में ऋण लेना पड़ता है। ऐसी दशा में ऋण लेना पड़ता है, इसी को फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है। अर्थात व्यय, बजट में व्यय को पूरा करने के लिए आय की जितनी कमी होती है उतनी के बराबर ऋण लेना पड़ता है, और उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। बजट में व्यय को पूरा करने के लिए जितनी आय की कमी पड़ती है, जितने आय की कमी पड़ती है उतनी की बराबर, उतनी की बराबर ऋण लेना पड़ता है। ऋण लेना पड़ता है, इसी को फिजिकल डिफिसिट, इसी को एफडी कहा जाता है। फिजिकल राजकोषीय घाटा, इसी को एफडी कहा जाता है। तो यही जो है फिजिकल डिफिसिट के बराबर होता है, फिजिकल डिफिसिट के बराबर होता है राजकोषीय घाटे। तो जरा देखा जाए बिहार सरकार ने कितना कर्ज लिया है। पहली बात तो कर्ज लेने को बुरा मानने का दृष्टिकोण छोड़ दीजिए, तभी सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे बिहार
का बजट, तो बिहार में व्यय और आय, अब इसके बीच में जो गैप होता है, जो अंतराल है, गैप है, जो अंतराल है, इसी के बराबर ऋण लेना पड़ा। और ये ऋण का साइज है, ऋण का अगर आप साइज देखेंगे तो ये 25,885 करोड़ बिहार सरकार ने इतना कर्ज लिया। ये बिहार के जीडीपी का, ये बिहार के जीडीपी का 3.47% ऑफ जीडीपी ऑफ बिहार, जीडीपी ऑफ बिहार, बिहार के जीडीपी का ये 3.47% है। और यही जो है फिजिकल डिफिसिट के बराबर होता है। और वित्त आयोग ने 2022-23 में कहा था कि यह 4% से राज्यों के लिए कम होना चाहिए। अब देखिए वित्त आयोग ने क्या कहा था, इसका मतलब वित्त आयोग को पूरा बिहार की सरकार ने फॉलो किया। वित्त आयोग के निर्देश, वित्त आयोग के निर्देश के अनुसार 2022-23 में फिजिकल डिफिसिट 4% से कम होना चाहिए। फिजिकल डिफिसिट 4% से कम होना चाहिए, ये 4% से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब बिहार का बजट बड़ा ही संतुलित है और बहुत ही मर्यादा के अनुकूल है। अर्थात उतना ही कर्ज लिया गया है जितने कर्ज को मैनेज किया जा सकता है। 4% कर्ज अगर जीडीपी का है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। ये वित्त आयोग की सिफारिश है। 15वें वित्त आयोग, एनके सिंह समिति, एनके सिंह भी तो पटना के ही है, नंद किशोर सिंह समिति, नंद किशोर सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा दी गई जो सिफारिश है उसमें सभी राज्यों के लिए ये बात है कि हर राज्य के जीडीपी का 4% से कम होना चाहिए। देखिए राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे वित्त आयोग की फिजिकल डिफिसिट के संदर्भ में, एफडी के संदर्भ में राज्य के लिए सिफारिश, राज्य के लिए एफडी के संदर्भ में राज्य के लिए सिफारिश, तो राज्य के लिए अगर आप सिफारिश देखेंगे तो ये है 2022-23 में कि 4% के सीमा में रहना चाहिए। 2023-24 में है कि यह 3.5% रहना के सीमा में रहना चाहिए। और इसके बाद 2024-25 ये इन्होंने कहा कि 3% और 2025-26 ये 3% के सीमा में। तो ये दायरा दिया गया था। और देखिए बिहार सरकार ने तो इसको आगे वाले को मैनेज कर दिया। अब बिहार का फिजिकल डिफिसिट ऑफ बिहार, एफडी ऑफ बिहार फॉर 2022-23 ये देखिए 3.47 है ये दायरा। ये तो इसकी बात छोड़िए, इस वाले को पूरा कर रहा, एक साल आगे वाले लक्ष्य को पूरा कर रहा। इसका मतलब वित्तीय अनुशासन कायम किया गया। इसका मतलब बिहार में वित्तीय अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन को तारा तारा प्रसाद किशोर जो उप मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने निश्चित रूप से इसको मैनेज किया है बहुत अच्छे से। स्टेट केंद्र सरकार से डेट लेती है, केंद्र सरकार से ऋण लेती है।
और केंद्र सरकार के ही समर्थन से, इसके लिए आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में 2 आर्टिकल है, 292 और 293। भारत सरकार से ऋण लेती है और भारत सरकार के ही अप्रूवल पर विदेश से भी ऋण ले सकती है। इसका मतलब बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय अनुशासन को, राजकोषीय अनुशासन को कायम किया गया है। वित्तीय अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन या राजकोषीय अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन को कायम किया गया है। बिहार बजट में दोनों को कायम किया गया है, बना कर रखा गया है, कायम किया गया है, अर्थात दोनों को बना करके रखा गया है। तारकेश्वर प्रसाद, हाँ, तारकेश्वर प्रसाद। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो एक सवाल तो जानते यहीं से पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार का वित्तीय अनुशासन लक्ष्य से कम रहा है या लक्ष्य से ज्यादा। तो वित्तीय अनुशासन तो कायम हुआ है। खर्चा को रोक करके नहीं कर रहा, खर्चे को एक सीमा में कर रहा है। बी के सा ऐसे नहीं बोलते, खर्चा को रोक करके नहीं, खर्चे को एक सीमा में रख करके अपना काम चला ले रहा है। क्वेश्चन तो इस सीधे बनता है ना, क्वेश्चन तो बनेगा कि भाई बिहार का, जैसे क्वेश्चन ये आएगा, बिहार का राजकोषीय घाटा 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है। ए 5%, बी 4%, सी 4% से कम, डी 4% से ज्यादा। क्वेश्चन तो जो तथ्य है वही पूछा जाएगा। बहुत अच्छा। तो ये देखिए 4% से कम है, 4% से कम है। अच्छा, वित्त आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा 2022-23 के लिए फिजिकल डिफिसिट के लिए क्या सीमा निर्धारित की गई है।
5%, 3%, 3.5% और डी 4%। बिहार सरकार की इनकम बढ़ी है, अभी दिखा रहे हैं कि कैसे इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है बीके साह। आप डाटा के आधार पे ही बोल पाएंगे ना। बिहार सरकार की इनकम बहुत तेजी से बढ़ी है। वेरी गुड, डी इज द आंसर। जबकि अगर भारत सरकार का देखें, भारत सरकार का फिजिकल डिफिसिट, तो अगर आप 2022 20 21 जब कोरोना था तो ये जानते 9.2% के आसपास पहुंच गया, और 2021-22 ये 6.8%, और अब की बार यहां पर आप देखेंगे 6.9% है। भारत सरकार का ये है। देखिए आईएमएफ के अनुसार तो फिजिकल डिफिसिट 3% से कम होना चाहिए। साइंस का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा प्रिंस कुमार? साइंस की जब क्लास होगी तो उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, सबके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जो क्लास चलेगी उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब देखिए ये ध्यान से सुनेंगे, आईएमएफ के अनुसार, आईएमएफ के अनुसार फिजिकल डिफिसिट हमेशा 3% ऑफ जीडीपी से कम होना चाहिए, जीडीपी से कम होना चाहिए। लेकिन इधर कोरोना काल है इसलिए अभी ये शर्त नहीं पूरी हो पा रही है, लेकिन अगर इससे नीचे है तो उस अर्थव्यवस्था की रैंकिंग बेहतर हो जाती। हाँ वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कल ही सॉल्व हो गई थी, आज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आज पहली क्लास रहेगी। हाँ ये 2022-23। प्रिंस कुमार आज कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कल बाई चांस हो गया था। कैसे इकोनॉमी में आपको कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नहीं, तो ऐसे उसमें भी नहीं होगी। वो कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, एकाएक आ जाती, पता नहीं होता। तो आईएमएफ के अनुसार ये लक्ष्य है, देखिए कि इतना हो तो सबसे बेहतर है। यह स्थिति आदर्श है, आदर्श है अर्थात सबसे बेहतर है, अर्थात सबसे बेहतर है। इस स्थिति को सबसे बेहतर माना जाता है। जी हाँ, वो लिखते समय गड़बड़ हो गया था प्रमोद कुमार। देखिए बिहार सरकार की आय कम नहीं हुई है, बिहार सरकार की आय लगातार बढ़ी है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार की राजस्व, बिहार सरकार की राजस्व प्राप्ति लिख देते हैं। बिहार सरकार की आय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बीके साह कह रहे थे कि
देखिए जैसे 2020-21 में कम हो गई थी, लेकिन बहुत तेजी से बिहार सरकार की आय बढ़ी है, कम नहीं हुई है। क्योंकि आपको हर चीज डाटा के आधार पे बोलना होता है, अपने सोच और मन से नहीं कोई चीज बोलना होता है। ये देखिए, ये तारकेश्वर प्रसाद ने ये दिया हुआ है बजट में, अगर आप देखेंगे 1.86 लाख करोड़, कितनी ज्यादा इनकम बढ़ी देखिए एकाएक। ये राजस्व प्राप्ति है जो कर से प्राप्त होती है, जो बिना कर्ज वाली, कर से और गैर कर से। और यहां पर आप देखेंगे तो कहां पे बिहार सरकार की आय कम हो रही, बहुत तेजी से बढ़ रही बिहार सरकार की आय। बिहार सरकार की आय बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ, सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। बिहार सरकार की आय बहुत तेजी से बढ़ी है। बिहार सरकार की आय तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। आप देखिए कोरोना में इतना था, इतना तेजी से बढ़ गया। और इतना राजस्व के मोर्चे पर बिहार बहुत सफल राज्य हो रहा है। बीके साथ देखिए, आप ही कह रहे थे ना कि बिहार की आय घट रही, घट नहीं रही, बहुत बढ़ रही। अब देखिए इस बार के बजट में क्या क्या फोकस किया है बिहार की सरकार ने, उसको देखने की जरूरत है पहले। बहुत अच्छे से सारी विषय को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बस ध्यान से पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक आध दिन और लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें, देखिए क्या फोकस है। ये देखिए बिहार का बजट 6 सूत्रों पर आधारित है। ये 6 सूत्र है। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, विभिन्न वर्गों का कल्याण। तो आप देख रहे हैं ये टोटल 6 क्षेत्र हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, टोटल 6 क्षेत्र है जिस पर 6 सूत्री इसीलिए कार्यक्रम है। इसमें आप देखेंगे समाज कल्याण, अभी आते हैं अलग अलग। स्वास्थ्य पर देखिए इतना खर्च की बात है, शिक्षा पे तो बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है बिहार में। ये देखिए कृषि पर, देखिए इतना दूसरे नंबर पे खर्च कृषि पर है, और उद्योग पर थोड़ा कम खर्च है। बिहार बजट 2022-23 तो सबसे ज्यादा खर्च किस पर है? सबसे कम उद्योग, तो बिहार बजट 2022-23 में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर, सबसे ज्यादा खर्च आप देख रहे हैं शिक्षा पर है 16.5। फिर दूसरे नंबर पर कृषि। और बिहार जैसे राज्य के पास शिक्षा के अलावा क्या है, जीवन बदलने का सबसे बड़ा साधन शिक्षा ही है।
फिर स्वास्थ्य पर 6.7% है, फिर सामाजिक कल्याण पर। बिहार को शिक्षा ने ही बदला है और शिक्षा से ही बिहार बदलेगा। अभी उद्योग लगाने की क्षमता उतनी सारी नहीं है सरकार के पास। तो आप देखेंगे सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर है, दूसरे नंबर पर कृषि पर है, तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य पर, चौथे नंबर पर समाज कल्याण और पांचवें नंबर पर उद्योग पर है। पहले नोट कर लें, तब चर्चा करेंगे कितना जीडीपी है, क्या है। तो जैसे ये सब तो बिल्कुल मत भूलिए कि सबसे ज्यादा और सबसे कम खर्च, तो सबसे अधिक खर्च। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि बिहार बजट 2022-23 में सबसे अधिक व्यय किस क्षेत्र पर किया गया है? शिक्षा एवं कृषि, सामाजिक कल्याण एवं उद्योग, स्वास्थ्य एवं कृषि, स्वास्थ्य एवं कृषि और कृषि एवं उद्योग। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, क्या उद्योग का डाटा गलत लग रहा है? नहीं, उद्योग का यही इतना ही खर्च है। ये देखिए, ए इज द राइट आंसर, ये सही है। देखिए, उद्योग पर इतना खर्च है 0.69%। ये देखें आप, उद्योग पर कितना खर्च है। रमेश कुमार मंडल जी, ये देखिए, उद्योग पर इतना खर्च 0.6%, 0.69%। मोटे तौर पर अगर आप बोलें तो 0.7% खर्च है। कुल बजट का इससे भी कम है, कुल बजट का इससे भी कम है। उद्योग के लिए आवंटन बहुत कम है, उद्योग के लिए आवंटन कम है। अच्छा, आप ध्यान से सुने, देखिए, कुल बजट, फिगर भी याद होना चाहिए। जैसे कुल बजट तो सबको पता है कि ये तो सबको याद है। अब इसमें शिक्षा का जो वॉल्यूम है और कृषि का, इससे आपको अंदाजा होगा। देखिए, शिक्षा का जो वॉल्यूम है, ये मोटे तौर पर मैं लिख रहा हूं 29,000 करोड़, मोटे तौर पर, एग्जैक्ट एकदम नहीं लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं। और ये मोटे तौर पर आप देखिए
तो 29,000 करोड़। तो यही दो बड़ी मद हो गई, यही दो बड़ा मद हो गया। और ये देखेंगे तो ये पूरे बजट का 16.5% है। पूरे बजट का, पूरे बजट का ये फिगर भी याद होना चाहिए, जो ज्यादा मद होती जो कम, है कि नहीं। ये और ये आप देखेंगे तो ये 12.2% पूरे बजट का, नोट कर लें, पूरे बजट का। तो बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए शिक्षा बदलाव का बड़ा कारक है। ध्यान से सुनेंगे, बिहार जैसी पिछड़े राज्य के लिए शिक्षा बदलाव का बड़ा कारक है। शिक्षा बदलाव का बड़ा कारक है, अर्थात बहुत ज्यादा बदलाव इसके माध्यम से संभव है। राज्य सरकार की कंपनियां राज्य सरकार बेच सकती हैं, केंद्र सरकार की कंपनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लिए राज्य सूची है, केंद्र सरकार के लिए केंद्र सूची है। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार काम करती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार काम करती है। अच्छा, कृषि आप सभी लोग जानते हैं कि जो है कोरोना काल में बिहार का सबसे बड़ा सहारा यही बना था, और इसने लाखों मजदूरों को काम दिया था। देखिए, कोरोना काल में यही सहारा, यही क्षेत्र सहारा बना था। कोरोना काल में यही क्षेत्र बिहार के लोगों के लिए सहारा बना, बिहार के लोगों के लिए सहारा बना, और लाखों मजदूरों को इसी से काम मिला। लाखों मजदूरों को, लाखों मजदूरों को इससे काम मिला, इससे काम मिला। तो इसको वरीयता देना बहुत जरूरी था, इसीलिए इसको वरीयता देना बहुत ही जरूरी था। तो ये आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा सबसे बड़ी मद है, कृषि दूसरी बड़ी मद है, और तीसरा हेल्थ, क्योंकि कोरोना काल में लोगों का हेल्थ खराब हुआ। देखिए, एजुकेशन पर सबसे ज्यादा बिहार सरकार ने जोर दिया है बजट के माध्यम से, और एग्रीकल्चर पर दूसरे नंबर पर जोर दिया है। बजट 2022-23 तो सबसे ज्यादा बिहार सरकार ने इस पर जोर दिया है, 16.5%, और इस पे 12.2%। तीसरे नंबर पर जोर, चूंकि कोरोना काल में लोगों का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, बिहार के में भी बहुत बड़े स्तर पर लोग प्रभावित हुए, इसलिए तीसरे नंबर पर इसी पर फोकस किया गया। देखिए, कोरोना काल में स्वास्थ्य की ही चुनौती रही। कोरोना काल में हेल्थ प्रमुख चुनौती रहा, हेल्थ प्रमुख चुनौती रहा, इसलिए सरकार के द्वारा इस पर फोकस किया गया है, फोकस किया गया है, इसीलिए इस पर फोकस किया गया।
हेल्थ पर फोकस को आप देख सकते हैं कि तारकेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि बिहार की 11.8 करोड़ जनसंख्या, लगभग 12 करोड़ जनसंख्या का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने इस बात को बजट में घोषित भी किया है कि बिहार में 11.80 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन हो चुका है। तो सोचिए बिहार में जहां पे जनसंख्या कितनी है, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये करीब 12.8 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या, इसमें से इतना का वैक्सीनेशन हो चुका है, इतने का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसका मतलब लगभग वैक्सीनेशन, पूर्ण वैक्सीनेशन के निकट, देखिए पूर्ण टीकाकरण के निकट जा रहा, पूर्ण टीकाकरण के निकट पहुंच चुका है, निकट पहुंच चुका है। इसीलिए बिहार के बजट में जानते हैं ऑक्सीजन प्लांट पर भी बात की गई है। 122 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है, ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। तो 122 जगहों पर, 122 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। तो हेल्थ पर आप देखें सरकार का फोकस है, हेल्थ एक तरीके से प्राथमिकता में है। अच्छा, बिहार में जो हेल्थ का ढांचा है, अगर आप देखेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार, हेल्थ इंफ्रा इन बिहार, बिहार में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा, तो इसके कड़ी में सबसे ऊपर अगर किसी जिले में आप देखेंगे तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। जिले में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर और इसके बाद सब सेंटर है जहां पे आशा मिलती हैं। ये जिले में किसी भी जिले में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सब सेंटर, उप केंद्र। इसी से टीकाकरण सब संभव हुआ है। ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने बजट में बोला है। ये टीकाकरण में जो उपलब्धि है उसके लिए विशेष रूप से इन संस्थाओं को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सराहा गया है। देखिए
टीकाकरण में इन्हीं के कारण विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई है। टीकाकरण में इन्हीं के कारण विशेष उपलब्धि मिली है। टीकाकरण में इन्हीं के कारण विशेष उपलब्धि मिली है। इसको थोड़ा सा समझ लें आप। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और फिर सब सेंटर, ये सब सेंटर में आशा, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये 2005 से और ये 1976 से बिहार में और 1976 से शुरुआत हुई। देखिए, ये 1,20,000 की संख्या पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनता है। 1,20,000, ये आपके आर्थिक समीक्षा से है। और ये जो है 30,000 की संख्या पे, 30,000 की संख्या पे, और ये जो है 5,000 की संख्या पर होता है। इस ढांचे को और मजबूत करने की बात की गई। देखिए, 1,20,000 की संख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और 30,000 की संख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और 5,000 की संख्या पर एक उप केंद्र होता है। और इसी में आशा काम करती है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा गांव की बहू होती है। एक बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया आशा कौन होती, तो आशा गांव की बेटी आशा नहीं बन सकती, गांव की बहू को आशा बनाया जाता है। और बहुत कम प्रशिक्षण पर ये एएनएम की तरह कार्य करती हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये सबसे टॉप पर होता है। किसी भी जिले में इसकी संख्या 3-4 हो सकती है, 2-3 हो सकती है, और कम से कम एक तो रहेगी ही। और ये हर 30,000 की संख्या पर इसका एक जो है मानक बनाया गया है। यद्यपि अभी हर 30,000 की संख्या पर बिहार में नहीं है, इसीलिए बजट अब की बार बढ़ाया गया है ताकि इनकी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है। ध्यान से सुनेंगे, बिहार के बजट में जो खर्च किया गया है हेल्थ पर, उसमें लक्ष्य है कि इस, देखिए बिहार के बजट में अगर आप देखेंगे, बिहार बजट में स्वास्थ्य पर खर्च तो ये लगभग 16,000 करोड़ का खर्च है। लगभग 16,000 करोड़ का खर्च है और ये पूरे बजट का 6.7%, 6.7% पूरे बजट का, ये पूरे बजट का 6.7% है। और इस बजट के माध्यम से, इस बजट के माध्यम से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर की संख्या बढ़ाने का, ये इकोनॉमिक सर्वे में, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ, इस बजट के माध्यम से, मतलब पहले से कोशिश हो रही तो उसमें लिखा था कि इसको बढ़ाना चाहिए और इसके लिए बजट दिया गया। सब सेंटर को बढ़ाने का उपाय किया गया है, क्योंकि इसी से कोरोना से बचाव हुआ, इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर से कोरोना से बचाव हुआ था। ये बिहार की सरकार ने स्वीकार किया है कि इसी इंफ्रा ने बिहार को बचाया है। तो अब सवाल जानते हैं, सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे ये कब आया 1976 में, ये कब आया 1976 में कंसेप्ट, और सब सेंटर 2005 में। आशा कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 2005 से। अब देखिए, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है
इसमें 4 डॉक्टर होते हैं और 21 पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कितने डॉक्टर होते हैं। तो देखिए 4 डॉक्टर होते हैं, ये 4 डॉक्टर, इसमें 4 डॉक्टर होते हैं जो एमबीबीएस भी हो सकते हैं, बाकी डिसिप्लिन मुख्यतः इसमें एमबीबीएस ही होते हैं। ये चारों एमबीबीएस होते हैं और 21 पैरामेडिकल स्टाफ का मतलब कंपाउंडर, नर्स है कि नहीं, कंपाउंडर, नर्स, कंपाउंडर और नर्स होती है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो 30,000 की संख्या पे होता है, इसमें एक ही डॉक्टर होता है और 14 पैरामेडिकल स्टाफ, 14 पैरामेडिकल स्टाफ होता है, एक डॉक्टर होता है। वो वीडियो अपलोड हो जाएगा प्रिंस कुमार, कल का जो साइंस का वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। कल का वीडियो अपलोड हो जाएगा और आज नए सिरे से शुरुआत होगी। क्लास की शुरुआत आज से होगी। एक बार दोबारा हम लोग उसको बहुत अच्छे से कर देंगे और कल का वीडियो आज आपके क्लास से पहले अपलोड हो जाएगा। इसमें एक डॉक्टर, ये एमबीबीएस भी हो सकता है और आयुष डिग्री का भी हो सकता है। इसमें 50% एमबीबीएस अर्थात एलोपैथिक और 50% आयुष डॉक्टर। आयुष माने आयुर्वेद, यूनानी, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। पीएचसी में 50-50% है। और सब सेंटर, सब सेंटर में 2 स्टाफ होते, 2 पैरामेडिकल स्टाफ, इसमें कोई डॉक्टर नहीं। इसमें 2 पैरामेडिकल स्टाफ, एक नर्स और एक मेल वर्कर होता है, एक एनएम होता है। एनएम मतलब एक तो नर्स और एक जानते हैं मेल वर्कर होता है जो मेडिकल की जानकारी रखता है, मेल वर्कर जो मेडिकल की जानकारी रखता है। तो इसमें 2 लोग होते हैं और ये जो नर्स ये है, ये आशा हो सकती है, कोई अन्य भी हो सकता है। जल्दी से हो जाएगा। देखिए एक डॉक्टर, ध्यान से सुनेंगे, एक डॉक्टर 50-50% रहेगा। तो एक डॉक्टर आप कह रहे हैं कि 50-50% कैसे, जैसे किसी पीएचसी में अगर ये 50-50% रहेगा, 50% एलोपैथिक और 50% आयुष। ये कैसे संभव है, जब किसी एक पीएचसी में, मान लीजिए एक जिले में 5 पीएचसी हैं, तो 6 पीएचसी हैं अगर मान लेते हैं मोटे तौर पर, तो 3 पीएचसी में एलोपैथिक, 3 में वो, तो एक पीएचसी में अगर हो गया एमबीबीएस, मान लीजिए एक पीएचसी में एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, तो दूसरे पीएचसी में जो है वो आयुष का डॉक्टर हो जाएगा। मतलब पूरे प्रदेश में जितने पीएचसी हैं 50% रहेगा एलोपैथिक और 50% आयुष। तो एक ही डॉक्टर रहेगा लेकिन ये 50-50% इस तरीके से बात की गई।